ओके, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपको जो ज्योग्राफी में दिया जा रहा है वो ऋतु परिवर्तन से संबंधित है। ऋतु परिवर्तन आपको जानना है वो केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में जानना है। भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की जो अवस्थिति है वो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर हम आपको जो अध्ययन करवाने जा रहे हैं वो केवल परिप्रेक्ष्य होगा, उत्तरी गोलार्ध होगा, जबकि उत्तरी गोलार्ध की जो अवस्थिति होगी वो जस्ट दक्षिणी गोलार्ध से अपोजिट होगी। डायग्राम को चूंकि ऐसा बना दिया गया है। अब यहाँ डायग्राम में देखिएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अति दीर्घ वृत्ताकार यानी कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। चक्कर लगाते हुए जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है उसकी कक्षा भी निश्चित है और उसके चारों ओर जो उसकी वेलोसिटी है वो भी निश्चित है। तो जो ऋतु परिवर्तन है, ऋतु परिवर्तन का जो संबंध है वो केवल कहाँ से है? केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में करना है। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। लोकेशन में देखिएगा, जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किसके कारण होगा? ऋतु परिवर्तन होगा। एक तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, चारों ओर चक्कर लगा रही है एक। और दूसरा जो इसमें कारण है, पृथ्वी का जो अक्ष पर झुकाव है वो 23 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है। यानी कि सूर्य ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? ऋतु परिवर्तन पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है और साथ ही सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, जिस कारण से ऋतु परिवर्तन की स्थिति बनती है। ऋतु परिवर्तन को जानना है वो मुख्य रूप से भारत के परिप्रेक्ष्य में जानना है। भारत की अवस्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। अब डायग्राम को, जो खाली डायग्राम पड़ा है, इसको हम भरने जा रहे हैं। ये ग्लोब है। ग्लोब की 4 स्थितियां बन रही हैं, 4 कंडीशन यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। अब कंडीशन में देखिएगा, ये जो बीच वाली रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। चूंकि अभी आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं का वीडियो अलग से दिए जाएंगे, अक्षांश का अलग से दिया जाएगा और देशांतर का अलग से दे दिया जाएगा। तो जो बीच वाली रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, या इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा है। ठीक है, ये बीच वाली है। यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं, बाकी सब में खाली छोड़ देंगे। ये 0 डिग्री के उत्तर में इतना क्षेत्र क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। ये है कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, यानी कि 23 डिग्री वाली है। 23 डिग्री वाली कौन सी है? नॉर्थ की है। इसी तरह से 23 डिग्री वाली, ये वाली मकर रेखा है और ये कौन सी है? 23 डिग्री साउथ वाली है। ठीक है, यानी कि वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री के उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री के दक्षिण में ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा खींची गई है उसका नाम क्या है? कर्क रेखा है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ वाली, उसको नाम दिया गया है मकर रेखा नाम दिया गया है। अब ये जो उत्तर वाली आएगा, ये वाली जो रेखा है उत्तरी गोलार्ध में है, 66 नॉर्थ की है। इसे आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक लाइन है, यानी कि 66.5 उत्तरी जो अक्षांश रेखा है उसको आर्कटिक रेखा कहा जाता है। इसी तरह से 66.5 ये दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसको अंटार्कटिका लाइन या अंटार्कटिका रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आइएगा, ये वाला जो बिंदु होगा वो नॉर्थ पोल होगा और ये वाला जो बिंदु होगा वो साउथ पोल होगा। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में हमने आपको ये जो लाइनें खींची गई हैं इनके बारे में जानकारी दे दी है। यहाँ लाइनें खाली छोड़ी गई हैं। ठीक है, ये जो लाइनें खींची गई हैं, जैसे यहाँ डायग्राम बना दिया गया है, ये जो रेखाएं हैं वही सब रेखाओं के नाम यहाँ पर दिए जाएंगे। इस डायग्राम में अन्य डायग्रामों में हम लिख नहीं रहे हैं, केवल इस डायग्राम में बना दी गई हैं। अब ये जो 4 कंडीशन बन रही हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी की सतह पर कैसे पड़ती हैं उसी के अनुसार ऋतु परिवर्तन होगा। तो जो पहले वाली ये जो फर्स्ट डायग्राम है, ये जो स्थिति बनेगी वो 21 जून की होगी। कौन सी है? 21 जून वाली स्थिति है।
जो ये वाली स्थिति नीचे वाली आ रही है वो 23 सितंबर की स्थिति बन रही है, 23 सितंबर की स्थिति है। ये वाली जो स्थिति है वो 22 दिसंबर की स्थिति बन रही है, और ये जो ऊपर वाली है वो 21 मार्च की स्थिति बन रही है। ये 4 डेट आपको दिखाई दे रही हैं। इन चारों डेटों में 4 ऋतुएं होंगी। ये जो ऋतुएं होंगी इसमें देख लीजिएगा, 21 जून को भारत में जो ऋतु होगी, ठीक है, वो ग्रीष्म ऋतु होगी। ग्रीष्म ऋतु होगी किस तारीख को? 21 जून को। 23 सितंबर को भारत में शरद ऋतु होगी। कौन सी होगी? शरद ऋतु होगी। 22 दिसंबर को भारत में, ठीक है, 22 दिसंबर को जो भारत में होगी वो शीत ऋतु होगी, और 21 मार्च को जो भारत में होगी वो बसंत ऋतु होगी। 4 ऋतुएं आपको दिखाई गई हैं, 4 डेट में हैं। 21 जून को भारत में ग्रीष्म ऋतु क्यों होगी, अभी कारण दे रहे हैं। 23 सितंबर को भारत में शरद ऋतु, और 22 दिसंबर को शीत ऋतु, और 21 मार्च को बसंत ऋतु होती है। भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत के मध्य से होकर के कौन सी रेखा गई है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरी है, ठीक है। तो ये 4 डेट आपको दिखाई जा रही हैं, 4 ऋतुएं हैं। ये पृथ्वी की ये लोकेशन आपको दिखाई दे रही है। ये लोकेशन बनने के कारण ही पृथ्वी पर या जो भारत में होता है वो ग्रीष्म ऋतु या जो स्थिति बनती है ऋतु परिवर्तन होगा भारत में। अब स्थिति देखिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध है। एक डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिएगा, बाकी इस डायग्राम का उल्टा जस्ट वो वाला डायग्राम है। ये दोनों डायग्राम हैं जो 23 सितंबर को और 21 मार्च को डायग्राम है, वो दोनों स्थितियां एक सी बन रही हैं। तो इस डायग्राम को समझ लीजिएगा, तो इसका जस्ट उल्टा वो डायग्राम होगा। अब यहाँ पर जब ऋतु परिवर्तन होगा, छोटा दिन होगा, बड़ा दिन होगा, 24 घंटे की रात होगी, 24 घंटे का दिन होगा, ठीक है, दिन रात की लंबाई बराबर होगी। सूर्य के प्रकाश की मात्रा किसी गोलार्ध में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, ठीक है। तो चूंकि गोलार्ध 2 ही हैं, उत्तरी में ज्यादा होगी तो निश्चित दक्षिणी गोलार्ध में कम होगी। अब कंडीशन देखिएगा, ये जो अक्ष है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देता है। ये जो अक्ष है जो उत्तरी गोलार्ध वाला क्षेत्र है, कहाँ की ओर झुका है? सूर्य की तरफ झुका है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध वाला क्षेत्र है वो सूर्य से दूर है। यदि नहीं झुका होता, अब चूंकि सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं वो तो सीधी रेखा में गमन करती हैं, तो सीधे जाकर के पड़ेंगी। अब जहां पड़ना है उसकी स्थिति जैसी होगी वैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ेंगी। तो स्थिति देखिएगा, यदि ये अक्ष सूर्य की तरफ नहीं झुका होता उत्तरी गोलार्ध, तब स्थिति ऐसी बनती सीधी, मतलब ये ग्लोब है, ये इसका सीधा अक्ष है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, ये वाली रेखाएं हैं, सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चल के वो ऐसे करके सीधी रेखा में फड़ता है, यानी कि जो ये वाली जो रेखा है इसके जस्ट ऐसे पड़ता, ये वाले इसमें पड़ता, मतलब पूरा का पूरा इस आधे भाग में पड़ता, इस रेखा के जस्ट पूर्वी वाले क्षेत्र में पड़ता, इस वाले क्षेत्र में नहीं पड़ता। यदि कब? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती और उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ नहीं होता, तब स्थिति बनती कैसे? पृथ्वी और सूर्य जस्ट ऐसे एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति पृथ्वी और सूर्य के अक्ष दोनों जस्ट एक दूसरे के समानांतर हैं। अब चूंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, तो झुके होने के कारण स्थिति देखिएगा कैसे बनेगी। तो एक डायग्राम समझ लीजिएगा तो स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। तो स्थिति देखिएगा, यदि नहीं झुका होता तो ये जो अक्ष होता, ये अक्ष नहीं झुका होता, तब पृथ्वी का अक्ष कैसे होता? ये वाला अक्ष ऐसे आता, ये सीधा अक्ष आता, ये वाला अक्ष होता। यदि नहीं झुकी होती, ये ऐसे झुकी या नहीं झुकी होती, तो ये अक्ष किसके समानांतर होता? इस अक्ष के समानांतर होता। जब इस अक्ष के समानांतर होता तो ये वाली कंडीशन आ जाती। अब चूंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर है, तो जो 21 जून है, इस 21 जून को
सूर्य की लंबवत किरणें किस रेखा पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर पड़ती हैं। और जो स्थिति बनेगी, ये वाली स्थिति बनेगी, सूर्य के प्रकाश की किरणें इतने भागों में पड़ेगी। ये वाला जो क्षेत्र बन रहा है, सूर्य के प्रकाश की किरणें ऐसे लंबवत इतने भागों में पड़ेगी। ठीक है, अब डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। पड़ना चाहिए इतने वाले, ये वाला जो अक्ष है इतने वाले अक्ष में पड़ना चाहिए, लेकिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर है। तो देखिएगा, ये वाला देखिएगा, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो देखो क्षेत्रफल बढ़ रहा है। क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब ये है कि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर क्षेत्रफल बढ़ रहा है, मतलब प्रकाश पड़ना चाहिए इतने क्षेत्र में, लेकिन इतने क्षेत्र में प्रकाश बढ़ रहा है, यानी कि पड़ रहा है। तो स्थिति है कि जब अधिक क्षेत्रफल घिर रहा है तो स्थिति ये बनेगी कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो दिन की लंबाई में क्रमशः होगी क्या? वृद्धि होगी। और ये क्रमशः होगी 21 मार्च के बाद धीमे धीमे करके प्रकाश की किरणें उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ती जाएंगी। और ये जो स्थिति आई है वो किस तारीख की है? वो 21 जून की स्थिति है, ग्रीष्म ऋतु की स्थिति है। तो विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की लंबाई में वृद्धि हो रही है। जब दिन की लंबाई में वृद्धि होगी तो रातों की लंबाई में कमी आएगी। तो उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन की लंबाई में वृद्धि हो रही है, रात की लंबाई में कमी हो रही है। और देखो 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को पार करने पर, ये वाली है 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, मतलब इस पूरे भाग में 66.5 के बाद इस पूरे भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो इस पूरे भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कितने घंटे का दिन होगा? 24 घंटे का दिन होगा। जब 24 घंटे का दिन है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होगा? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 24 घंटे का दिन है, अर्थात सबसे लंबा दिन है। सबसे लंबा दिन है, यानी कि रात नहीं होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में 24 घंटे का दिन, सबसे लंबा दिन 21 जून को होगा। उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को रात नहीं होगी? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में इस तिथि को रात नहीं होगी, क्योंकि 24 घंटे का दिन है। 66.5 के बाद पूरे क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, मतलब मध्य रात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है। और इसीलिए कहा जाता है, जो एक नॉर्वे देश है, नॉर्वे देश को एक नाम दिया जाता है मध्य रात्रि का देश भी इसे नाम दिया जाता है। तो चूंकि और भी देश हैं, नॉर्वे के अलावा आइसलैंड भी है, स्वीडन भी है, फिनलैंड भी है, लेकिन चूंकि नॉर्वे की स्थिति ऐसी है कि सूर्य जस्ट रात में 12 बजे चमकता हुआ दिखाई देता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि का देश के नाम से जाना जाता है। 66.5 पर इसकी अवस्थिति है। 66.5 जो अक्षांश रेखा है वो नॉर्वे से होकर के गई है। मध्य रात्रि में सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है, जिस कारण से नॉर्वे को एक नाम दिया जाता है, मध्य रात्रि का देश के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य के प्रकाश की मात्रा है वो कितना % ज्यादा होगी? 6%। किस तारीख को? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश की मात्रा 6% ज्यादा है, यानी कि ऊष्मा की मात्रा 6% ज्यादा होगी। किसकी अपेक्षा? दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा। तो उत्तरी गोलार्ध में 6% ज्यादा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 6% कम होगी। अब चूंकि हमने लोकेशन आपको दिखाई है उत्तरी गोलार्ध की, कंपैरिजन करेंगे दक्षिणी गोलार्ध से, तो कंपैरिजन इसका करिएगा। तो चूंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जाने पर देखो दिन की लंबाई में आ रही है क्या? दिन की लंबाई में कमी आ रही है। प्रकाश पड़ना चाहिए इस रेखा के समानांतर, लेकिन इस रेखा के समानांतर पर इतना क्षेत्र अंधेरे में है, जिसका मतलब यह है कि दिन की लंबाई में कमी आ रही है, तो रात की लंबाई में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और 66.5 पर देखो इतने भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कितने घंटे की जो रात होगी वो कितने घंटे की होगी? वो 24 घंटे की रात होगी। लेकिन कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। कंपैरिजन आप करते जाइएगा। हम लोकेशन बता रहे हैं किसके? केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको जानकारी दे रहे हैं।
तो यदि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा जो 22 दिसंबर वाली जो स्थिति बन रही है, ठीक है, जो शीत ऋतु की स्थिति बन रही है, इस तिथि को 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही थी और 21 जून को घोषित किया गया है क्या, विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस किस तारीख को घोषित हुआ है, विश्व योग दिवस 21 जून को घोषित किया गया है। चूंकि ये विश्व को ये तिथि देने का काम चूंकि भारत का है, भारत ने ही 21 जून की तारीख पूरे विश्व को दी है, क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरी है। तो ये वाला जो फर्स्ट डायग्राम जो 21 जून का आपको आया होगा, ठीक है, भारत में जब 6% प्रकाश की मात्रा अधिक रहती है तो भारत में कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। इसे ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो समर सोलेस्टिक के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कि ग्रीष्म संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति या कर्क संक्रांति के नाम से भी इसे, ग्रीष्म संक्रांति ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये डायग्राम यदि समझ में आ गया तो इसका जस्ट उल्टा 22 दिसंबर का डायग्राम है, ठीक है। लोकेशन देख लीजिएगा, स्थिति देखिएगा, ये जो उत्तरी गोलार्ध है ये सूर्य से दूर है, दक्षिण गोलार्ध सूर्य के पास में है। यदि नहीं झुका होता ये अक्ष तो कैसे होता, ऐसे करके ये अक्ष खींचा गया होता। तो अब सूर्य के प्रकाश की किरणें जो लंबवत किरणें पड़ेंगी, ये वाली जो दक्षिणी वाली रेखा है 23 साउथ की, नाम क्या है इसका, मकर रेखा है, ठीक है। जो दक्षिणी गोलार्ध वाली है 23.5 वाली ये मकर रेखा है। तो 22 दिसंबर को जो सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं वो किस रेखा पर पड़ती हैं, मकर रेखा पर पड़ती हैं। अब चूंकि पूरे गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में सूर्य के प्रकाश की मात्रा ऐसे डाल ली है, ठीक है। तो लोकेशन में डायग्राम में देख लीजिएगा, ये ऐसी स्थिति बनेगी। अब जस्ट कंडीशन देखो, जो स्थिति उत्तरी गोलार्ध में बन रही है वो स्थिति कहाँ गई है, दक्षिणी गोलार्ध में है। जो स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में वो स्थिति कहाँ बन गई है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो यदि ये डायग्राम समझ में आ गया होगा तो इस डायग्राम को कंडीशन में आप देख सकते हैं। मतलब ये है कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर देखो दिन की लंबाई में क्या आ रही है, कमी आ रही है। देखो इतने भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ना चाहिए, लेकिन इतने भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। इसका मतलब ये है उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की लंबाई में आ रही है क्या, कमी आ रही है, जबकि रात की लंबाई में वृद्धि हो रही है। और देखो 66.5, ये 66.5 जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इतने में सूर्य का प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इतने में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो 24 घंटे की होगी क्या, रात होगी। जब 24 घंटे की रात होगी तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात किस तिथि को होगी, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी, यानी कि 24 घंटे की रात होगी। 24 घंटे की रात होगी मतलब दिन नहीं होगा। जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे तो दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 12 घंटे का, 14 घंटे का, 20 घंटे का, 22 घंटे का, और 66.5 के बाद कितने, 66.5 के बाद कितने घंटे की रात होगी, 24 घंटे की रात होगी, मतलब दिन नहीं होगा। ये स्थिति कहाँ की हो गई है, उत्तरी गोलार्ध की हो गई है। अब चूंकि जब 24 घंटे की रात है तो 24 घंटे की रात है, सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में पड़ रहा है, तो कितना कम हो जाएगा, 6% कम हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में 6% प्रकाश की प्राप्ति कम हो रही है, मतलब भारत में कौन सी ऋतु हो जाएगी, शीत ऋतु भारत में होगी। और इसका जस्ट उल्टा कर लेंगे कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में। तो कंपैरिजन करेंगे तो विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की लंबाई में हो रही है क्या, वृद्धि हो रही है, तो रात की लंबाई में कमी होगी। जब दिन की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो 66.5 के बाद कितने घंटे की रात, कितने घंटे का दिन होगा, 24 घंटे का हो जाएगा क्या, दिन। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होगा, 22 दिसंबर को होगा, जबकि
सबसे लंबी रात उत्तरी गोलार्ध में किसको होगी? 22 दिसंबर को होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया हो तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ये, और 22 दिसंबर को भारत में हो जाएगी शीत ऋतु हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों डायग्राम यदि समझ में आ गया होंगे तो ये डायग्राम और ये डायग्राम जस्ट एक दूसरे के क्या हैं? समानांतर हैं। मतलब पृथ्वी और सूर्य का अक्ष एक दूसरे के समानांतर, ऐसे एक दूसरे के समानांतर होंगे, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी तो है लेकिन स्थिति ऐसी बन जाएगी कि अक्ष एक दूसरे के समानांतर होंगे। जब समानांतर होते हैं तो इस तिथि को जो सूर्य का प्रकाश होता है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। मतलब सूर्य की लंबवत किरणें किस रेखा पर पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। और जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो जो ऐसी अवस्था आती है इस अवस्था को नाम दिया जाता है विषुव की अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई? विषुव की अवस्था होती है। और विषुव की अवस्था किन तिथियों को होगी? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की अवस्था होती है। विषुव की अवस्था का मतलब है पृथ्वी और सूर्य के अक्ष एक दूसरे के समानांतर होंगे। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं और जिस रेखा पर लंबवत किरणें पड़ेंगी उस रेखा पर दिन रात की लंबाई बराबर होगी। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं, दिन रात की लंबाई बराबर, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होंगी। जब विषुवत रेखा पर दिन रात की लंबाई बराबर है तो आप उत्तरी गोलार्ध में भी किसी भी अक्षांश रेखा पर दिन रात की लंबाई माप लीजिएगा, चाहे दक्षिणी गोलार्ध में किसी भी अक्षांश रेखा पर दिन रात की लंबाई माप लीजिएगा। कैसे होगी? बराबर होगी। 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। और भारत में अब चूंकि विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही है तो सूर्य के प्रकाश की मात्रा दोनों गोलार्धों में समान पड़ेगी। तो दोनों गोलार्धों में प्रकाश की मात्रा समान होगी। तो समान होने से 21 मार्च को भारत में बसंत ऋतु होगी और 23 सितंबर को भारत में शरद ऋतु की स्थिति बनेगी। तो ये 4 स्थितियां आपको डायग्राम में दिखाई जा रही हैं। 21 जून को ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, लंबे दिन लंबी रातें, डायग्राम से आप स्पष्ट देख रहे हैं। ठीक है, कहाँ लंबा दिन होगा, कहाँ लंबी रातें होंगी, किस गोलार्ध में लंबा दिन, किस गोलार्ध में छोटा दिन, लंबी रातें लंबा दिन। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है इसमें कंडीशन आप देख लीजिएगा, लंबा दिन छोटा दिन। ठीक है, इस डायग्राम से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ऋतु परिवर्तन है, भारत के परिप्रेक्ष्य में है। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। कंपैरिजन आप कर लीजिएगा दक्षिणी गोलार्ध से। जो स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है जस्ट उसकी उल्टी स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में बन रही है। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ऋतु परिवर्तन है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन की स्थिति बनती है। और ऋतु परिवर्तन की स्थिति जो भारत के परिप्रेक्ष्य में वो उत्तरी गोलार्ध से है। ठीक है, भारत के मध्य से होकर के गई है कर्क रेखा और ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर के गई है मकर रेखा। मतलब दोनों देशों की जलवायु जस्ट एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित जो उपसौर होता है, अपसौर होता है, उपभोग होता है, अपभोग होता है, 4 कंडीशन और बनती हैं। तो इसी डायग्राम से संबंधित जो उपसौर अपसौर वाली कंडीशन होती हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।